कोई भी हो, जैसे कोई काम कराने आते हैं तो इंग्लिश में ही होता है। जो ज़्यादा सरकारी काम हो रहे हैं हिंदी में आता है, इंग्लिश में कहीं है हिंदी में, सिर्फ विद्यालय वगैरह में इंग्लिश का उपयोग होता है, ना हिंदी में भी कर सकते हैं, कोई बोल नहीं। बाकी आप सरकारी जो काम वालों को जैसा देखते हैं आपको कहीं जाए ब्लॉग पे या कहीं भी हिंदी में ही। अब हम ज़्यादा ट्रेंड इंग्लिश का आ चुका है, हमें ज़्यादा हिंदी का ही प्रयोग कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं कि आप इंग्लिश में आपको अच्छी है, ठीक है। अब हमने कल थोड़ा सा क्या पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा थे, लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर थे कौन, बादशाह, भारत के प्रथम बादशाह लॉर्ड कैनिंग। मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया, लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ, 1857 की क्रांति, 1857 क्रांति के बारे में रॉयल एक्ट में अच्छा यूपी उस समय गवर्नर तो बताइए कौन सी बात है, लॉर्ड कैनिंग के समय हुई, किसके समय, लॉर्ड कैनिंग। अच्छा 1857 क्रांति शुरू क्यों की थी, मंगल पांडे जो जैसे मंगलवार सुअर की चर्बी के जो मंगल पांडे थे बंगाल के सैन्य टुकड़ी में जो काम करते थे, तो उन्हें पता लगा कि जो नई राइफल्स आई हैं उसमें जो कारतूस भरे जा रहे हैं वो किसके, सुअर की और गाय की चर्बी से बने हुए थे, और जब पहले करते तो उन्हें मुंह से खोला जाता था, जो कह रहे थे हाँ, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसा लगा कि हमारा क्या धर्म भ्रष्ट होगा या कुछ भी, मैं मुसलमानों के लिए अगर सुअर कितनी गाय होती है, तो उन्हें क्या उन्होंने विरोध किया, जब विरोध किया जब वहाँ हाथापाई हो गई तो वहाँ पे जो अंग्रेज अफसर है उनके धोखे से मृत्यु हुई, गोली लगी। इस कारण ये तात्कालिक कारण था, तात्कालिक का कारण हो, अचानक से शुरुआत तो इस कारण हुई थी, लेकिन धीरे धीरे मतलब मन में तो पहले से ही चला था, इसके कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन जो मेन कारण हुआ यही माना जाता तात्कालिक कारण। मंगल पांडे को फांसी कब हुई, वो तीन लोग नहीं मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, 1857 कब, मैं डेट पूछ रही हूँ, जून में 8 अप्रैल 1957। फिर पूछा क्रांति की, लोग पूछते जैसे पूछे वो क्रांति की शुरुआत कहाँ से, लोग बंगाल लगाते हैं, मेरठ से हुई है। वो जो मंगल पांडे थे वो थे बंगाल में, वो घटना बंगाल में हुई थी, लेकिन जो क्रांति मेन है वो मेरठ से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, 10 मई को, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होकर दिल्ली, फिर लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, इस जगह पे क्रांति जो थी वो फैल गई थी। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, 1857 की क्रांति के समय बादशाह कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, टॉम स्टर्न, टॉम स्टर्न। क्वेश्चन दूसरा पूछा जाएगा, जो 1857 की क्रांति थी उसका प्रतीक क्या था, प्रतीक का मतलब कमल और रोटी। इस समय में आप कुछ भी मैसेज फैलाना है, फटाफट ग्रुप में डाला, कह दो हर जगह फैला दो, तुरंत से मैसेज फैल गया। उस समय फोन वगैरह था नहीं, इस तरह से प्रचार करें, और अगर आप खुलेआम प्रचार कर रहे हैं तो अंग्रेज आपको पहले पकड़ लेंगे, तो उन्होंने प्रतीक टाइप बना लिया कमल और रोटी। अगर जो एक्सेप्ट कर लेगा वो इसमें शामिल होगा, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो उसमें शामिल नहीं होगा। सबके सामने ये कर नहीं सकते प्रचार, क्योंकि अंग्रेज उस समय से आपको तुरंत से गिरफ्तार कर लेंगे। तो प्रतीक कौन सा हो गया, कमल और रोटी। शुरुआत कहाँ हुई क्रांति की, मेरठ से, ठीक है। मंगल पांडे को फांसी कब दी, 8 अप्रैल 1857 को दी गई। फिर दूसरे जो क्वेश्चन बनते हैं कि बोले कहाँ से किसने नेतृत्व किया था, जैसे दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, दिल्ली में कौन सा मुगल शासक, बहादुर शाह जफर। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है
दे दिया गया था। मैम 82 साल के टिप्पू जैसे नहीं आता, बहुत ज्यादा ऐसे थे। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झांसी से कौन लड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से कौन लड़ा था? बेगम हजरत महल। इलाहाबाद से कौन था? लियाकत अली। बिहार से कौन था? तो कुंवर सेन। अच्छा, ये 1857 क्रांति बहुत बड़े स्तर पे हुई थी, लेकिन कामयाब क्यों नहीं हो गए लोग? क्योंकि वो लोग एकजुट नहीं थे। हाँ। सब अलग-अलग। क्योंकि देखो सब मैंने कहा उसमें फोन वगैरह था नहीं, ठीक है। छिटपुट क्रांति हुई थी, छिटपुला आज यहाँ हो रही तो यहाँ समाप्त कर दिया, फिर दूसरी जगह हुई तो वहाँ समाप्त कर दिया। अगर ये क्रांति एक साथ होती, ठीक है, एक साथ होती, सभी लोग साथ देते भारतीय, तो भारत उसी समय आजाद होगा। एक तो एक साथ नहीं हुई, जैसे अभी यहाँ पर हुई, जैसे दो लोग तुम लोग लड़ रहे हो, तो तुम्हें साथ में तो फिर दो लोग लड़ गए, उन्हें शांत कर दिया। अगर आप लोग सब लोग एक साथ लड़ जाओगे तो शायद शांत कराना मुश्किल है। और ये जो क्रांति थी इसमें उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में इसका कोई लेना देना नहीं था। और यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे, व्यापारी थे, उन लोगों ने इस क्रांति में भाग ही नहीं लिया, ठीक है। जो सिर्फ परेशान थे उन लोगों ने भाग लिया, जैसे कोई दिक्कत थी, इसलिए क्रांति क्या सफल नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी अंग्रेजों का बहुत नुकसान हुआ और अंग्रेजों को एक बार मतलब पसीने छूट गए क्रांति को शांत कराते कराते, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे ये क्रांति हुई थी। अगर सबने साथ दिया होता तो शायद उसी समय भारत आजाद हो जाता, ठीक है। तो कोई पूछे 1857 क्रांति कब हुई, तो 1857 में हुई। शुरुआत कहाँ हुई? मेरठ से। लिख लो, केरी लिखा था उसमें है, देखो 1857 की क्रांति। अच्छा, क्रांति किसे कहते हैं? अच्छा, क्रांति आ गई। हाँ मैम, यही बताइए, एक बार ये क्वेश्चन आया था इस बार पेपर। क्रांति का मतलब लड़ाई से नहीं होता है, वह घटना जो क्या है सत्ता में कुछ परिवर्तन कर दे, हाँ। या कुछ बदलने के लिए किया जाएगा, क्रांति करना। सत्ता क्या होता है? सत्ता कोई पद होती हो या सत्ता, पद जैसा इसमें विधायक अंग्रेज लोग हाँ मोदी सरकार है, आप इस तरह से कोई घटना हो जाए या कोई आंदोलन कर दिया जाए जिससे पूरा सत्ता बदल दी जाए, या फिर मोदी जी है उन्हें किसी को किसी नाम मिले, किसी को हम बदल दें सीट से, वो क्या होती? क्रांति कहलाती है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति बहुत बहुत पूछा जाता है। चलो अभी तो वापस आए 1857 क्रांति लिख लिया मैंने, आप ऐसे लिख सकते। भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन के पीएम कौन थे? अब आप कहोगे ब्रिटेन के पीएम से क्या मतलब है? भारत में क्रांति हो रही, क्योंकि जो सारा काम कर रहा है ना अंग्रेज तो कर रहे थे, ब्रिटेन से लोग आए तो उन्हीं के हाथ में पूरा भारत उस समय नियंत्रण में था। तो जब यहाँ कोई घटना हुई तो कहाँ तक खबर जाती थी? ब्रिटेन तक। इसलिए इनके प्रधानमंत्री इस तरह के सोचे आते हैं। फिर मुगल शासक क्यों मैम? उसमें मोबाइल नहीं थे, मोबाइल नहीं था उसमें। तो मतलब उसके लिए मोबाइल की जरूरत है? आज हमें लगता है कि मोबाइल की जरूरत है, पर उसमें ऐसी खबर जाती है, टाइम लगता था, लेकिन खबरें तो फैलती थी पत्र के माध्यम से। मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। इनसे और भी क्वेश्चन। मुगल काल के अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। प्रतीक क्या था? प्रतीक का मतलब 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी। बताया था जैसे आप क्रांति में शामिल हो, इसलिए हम आपको कुछ प्रतीक बना दिया कमल रोटी का। हम आपको बांट रहे हैं, अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आप शामिल हो जाओगे, नहीं अगर शामिल हो जाए तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। मतलब शामिल करने का ये तरीका था, तो प्रचार करने का समझ तो था नहीं, इस तरह से आप प्रचार करें। ये 5 पॉइंट रहेंगे। पहला, भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ब्रिटेन के पीएम थॉमस
मुगल शासक बहादुर शाह जफर, प्रतीक कौन था? कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण तात्कालिक कारण का मतलब अभी मतलब तत्काल जब क्रांति उस समय जो कारण था उसकी बात है। देखो राइफल में गाय और राइफल में गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस का प्रयोग। राइफल में गाय और सुअर की चर्बी से गाय की चर्बी से बने कारतूस का प्रयोग। जो उस पे बंदूक में फिर क्या गोली, अभी आप गोली बोलते थे कारतूस की बराबर। क्या कारण था? वो कारतूस से किसके बने होते हैं? गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी। लिखिए बताइए कारतूस कैसे लिखा है? कारतूस होती है ऐसी। बंदूक की गोली की तरह होता है। अभी गोली बोलते हैं तो गोली आती लोहे की, बोलते की बंदूक आती। पहले अलग तरह टाइप की बंदूक थी, उसमें इतना बड़ा कारतूस थी, रेड रेड सा होता, उसमें कुछ भरा होता था, जब चले तो खा दे जाता। मैम राउंड के हिसाब से गोली चलती थी वो। बंदूक थी हमारे यहाँ तो देखे हैं, मेरे घर पे है। मैंने खुद भी बोला तो बताएंगे। गोली में जो ढक्कन लगा हुआ रिकॉर्ड हो गोली का वो पता था मेरे को। वो उससे मुंह से बोलना पड़ा था, इस वजह से लगी होगी। आगे के मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। तो इन्होंने किया क्या था मैम? इन्होंने क्या था? मना कर दिया था, जो वो खींचने के लिए उन्होंने मना कर दिया था, तो वहाँ हाथापाई हो गई वहाँ। तो अंग्रेज जो थे उनकी मृत्यु गोली लग गई थी। 2 सिपाही थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, इस कारण इन्हें फांसी दी गई। जब ये फांसी दी गई ये बात कोई और लोगों तक फैल गई, फिर लोगों ने कहा मैम अगर मैम अंग्रेज भारतीयों को मार देते तो उन्हें फांसी नहीं होती, ना क्योंकि उनका एक भारत के कई वो आदमी वहाँ पे एक आदमी माना जाता था। ऐसा भी था। तभी तो कौन सा इलवर्ट भी लाएगा। जैसे अगर आप किसी अंग्रेज पर कोई केस कर रहे हैं तो आपको सुनवाई करने ब्रिटेन जाना होगा। अगर आपको किसी अंग्रेज पर अगर आपको कुछ करना है, मुकदमा कर रहे हैं, कोई भी केस कर रहे हैं, शिकायत करनी है, तो कहाँ जाओगे? ब्रिटेन जाओ। ठीक है। अब आप लोग पढ़े लिखे नहीं उसमें, देखो जो कम जाना वो लोग कम बोलेगा, वो डरेगा। जिसको कम जानकारी होती है लोग कितने पढ़े लिखे नहीं बोलते नहीं किसी सामने। और कुछ लोग चाहे अगर जानकारी ज़्यादा है तो कहीं भी किसी ऑफिस में जाकर बात कर सकता है, क्योंकि उन्हें जानकारी तो वो डरते नहीं। तो भारतीय उसमें कम पढ़े लिखे थे, जानकारी थी नहीं, तो बेचारे को कुछ डर के मारे करते ही नहीं थे। जो अच्छे लोग थे बाद में थोड़े पढ़े लिखे लोग आए, तभी आंदोलन हुए, ये तो काम है। बाद में जो इरविन था, लॉर्ड इरविन, ठीक है, वो इरविन नहीं रिपन, उसने इलवर्ट बिल लाया। उसने कहा किसी अंग्रेज के खिलाफ अगर कोई मुकदमा लड़ा जाएगा तो वो भारत में होगा, उसकी सुनवाई भारत में होगी। ये रिपन ने किया था, लॉर्ड रिपन। अभी आगे पढ़ेंगे। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्रांति वो फांसी हुई थी। आगे देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ
चार्ट की तरह बना। ये है शहर, क्या है 1857 क्रांति के नेतृत्वकर्ता, 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता। जैसे दिल्ली, दिल्ली में थे बख्त खां, बख्त खां। और कौन थे? अल्लाह बहादुर था, जफर। देखो मैं दो नाम दिखाए हैं, दो नाम पूछेगा दिल्ली से किसने लिख किया है तो बहादुर शाह जफर। अगर इनका नाम लिखा तो मैं तो ये रख किया था। मुगल शासक है, बड़े हैं, इसलिए उनका नाम पहले ये दिया था। अगर ये ऑप्शन ना हो तो ये, और दोनों ऑप्शन तब भी ये पहले वाले। ध्यान में जी इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से दीपा, ये मैंने भी क्या हुआ था। क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्वेश्चन भी समझो किस तरह पूछा है। दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां या फिर बहादुर शाह जफर। इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? तो लियाकत अली। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, इन्हें क्या बोलते हैं? महक परी। क्यों? ये इतना लगा के चलती थी, वही तो हम बेस वजह से जाती थी तो इतनी ज्यादा सेंट है, खुशबू लाके चली थी, महक पूरी परी थी, महक परी। लखनऊ से फिर झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म था झांसी, तो उनका बड़ा भी थी बिहार। चाहे बिहार कह दे, पटना के तो जगदीशपुर, चाहे बिहार कह दे। कुछ का बिहार से किसने नेतृत्व किया था, या कह दे जगदीशपुर से, तो कौन है? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह वाराणसी में हुआ। जगदीशपुर। कानपुर से कौन थे? नाना साहेब। बरेली से खान बहादुर खान। कौन सी वाली बरेली? ये वाली खान बहादुर खान। बरेली खान को बहादुर खान। इतनी ज्यादा खान बहादुर खान। खान बहादुर खान भी कहा जाता है, खान भी। ये याद रखिए, इलाहाबाद से लियाकत अली, लखनऊ से बेगम हजरत महल। यहाँ पे इम्पोर्टेंट मतलब ऊपर वाला दिल्ली और लखनऊ। बस जो और बताई नहीं, मैं इम्पोर्टेंट वही बताया। मेन तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन हो जाता है। ब्रिटेन के पीएम टॉमस्टन, ध्यान रखिए, ब्रिटेन के पीएम और वायसराय लॉर्ड कैनिंग, मुगल शासक बहादुर शाह जफर।
1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। रंगून कहाँ है? म्यांमार, यानी बर्मा बोलते थे। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। अंग्रेजों ने भेजा। हाँ, और कह दिया बस अब आपका मुगल समाज समाप्त, पूरा किसके अंग्रेजों के अंडर में हो गया। अभी तक तो ये कह रहे थे जो मुगल शासक थे उनसे कह दिया कि आप बस गद्दी पर बैठे सारा व्यापार हम करेंगे, अब हम आपको क्या करेंगे पेंशन देते रहेंगे। बाद में इन्हें 1857 क्रांति में शामिल हो गए तो इन्हें भी उठाया कहाँ रंगून भेज दिया गया। वहाँ ये जेल में बंद रहे, वहीं की मृत्यु हो गई, वहीं इनका मकबरा भी बनाया गया। और वही ये शायर थे, शायरी करते थे वहाँ। इनकी शायरी फेमस है, मुझे शायरी पर याद नहीं है, बता दीजिए कोई नहीं आती नहीं तो मैं बता जानती हूँ। शायरी कभी मुझे याद ही नहीं की, ठीक है। मतलब इनकी कहानी से फेमस है इसी नाम से, इसी नाम से। हाँ आप जा गया सारी बोल सी एक नाम लिखो, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति के बाद बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति के बाद नेपाल चली गई। ये अपना शासन छोड़ के नेपाल चली गई। कहाँ चली गई? नेपाल। नेपाल। और जो झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, ये तो इनकी मृत्यु हो गई लड़ते लड़ते। नेपाल चली गई, अपनी मर्जी से गई थी। हाँ, जब मरने का टाइम आया कब्जा करे तो इन्हें छोड़ के अपना नेपाल चली गई। रानी लक्ष्मीबाई की तो मृत्यु हुई लड़ते लड़ते, तभी तो कहा था खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। इसी पे उनके बनी। जो यहाँ का अंग्रेज था हिरोज नाम का, उसने खूब ज्यादा थक गया लड़ते लड़ते, उसने बाद में कहा था रास्ते में क्या मर्दाना हाँ, तो हीरो जो थे अंग्रेज जिन्होंने क्या है 1857 क्रांति का दमन किया था झांसी में, उन्होंने बहुत तारीफ की है। किस अंग्रेज ने हमें मारा था झांसी रानी को? किस अंग्रेज ने मारा? नहीं, बाद में बोलने लगी थी हीरो जो थे अंग्रेज, अंग्रेज थे। जैसे कौन रानी लक्ष्मी लड़ी थी अपने बेटे को, किसे दामोदर नाम था इनके बेटे का, तो एक तो मर गया था, दूसरा दामोदर ने गोद दिया था। तो गोद दिया बच्चा था, तभी तो इसे हड़प लिया गया था झांसी को। इसके द्वारा हड़पा गया था वो लाल डलहौजी ने इसे हड़प दिया था। कब? 1853 में लगे। जो किसने लिखा था खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी लगे? हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान की पूछे जाते थे तो सब पे दे जाता था, करो चाहे हिंदी का क्वेश्चन आए कुछ भी आए। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ लेट हो रहा है तुरंत से, अच्छा इसका ये क्या हो सकता है, इसको कहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। ये तो कंपटीशन है, आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे टिके रहोगे तो शायद बड़ी कट देर रहेगी। अब चारों तरफ जब निगाहें चलती है तो सारे क्वेश्चन कवर होते चलते हो, याद भी हो जाते हैं आसानी से। ठीक है, अब कौन लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ लिया था, इसके बाद में आए थे लॉर्ड लिटन। अरे गवर्नर कौन थे? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड कैनिंग के बाद कौन है? लॉर्ड लिटन। इनका जो फेमस क्वेश्चन है 1878 में वर्नाकुलर क्रेप्स एक्ट शुरू किया।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। ये था कि देसी भाषाएं या जो हिंदी भाषा हो या देसी भाषाओं में जो समाचार पत्र छप रहे हैं उन्हें बंद कर दिया गया। क्यों? जो समाचार पत्र छप रहे थे, पत्रिकाएं तो अंग्रेजों के खिलाफ छाप रही थी, इनका विरोध किया जा रहा था, जिससे क्या हो रहा था, लोग ज़्यादा जानकार हो जाएंगे या ज़्यादा जागरूक ना हो जाए। इसलिए एक ही माध्यम था समाचार पत्रों द्वारा प्रचार करना या कोई बात फैलाना, उसे इन्होंने समाप्त कर दिया। इन्होंने कहा देसी भाषा में नहीं छपेंगे, अंग्रेजी भाषा में छपेंगे। अंग्रेजी कोई भारतीय नहीं जानता नहीं था, सब नहीं जानते थे, सब लोग जानते थे। और जो देसी भाषा है वो आम जनता ही पढ़ सकती थी या जान सकती थी। आप ऐसे नहीं, लेकिन पढ़ते लोग तो थोड़ा सा गुस्सा आती है समाचार पत्र अपनी आता है किसी में, जैसे सभी लोग पढ़ते हैं तो कोई भी खबर है सबसे पहुंच जाती है। तो इसीलिए इसने क्या कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आगे लिखे लागू किया था। इसके समय में अकाल पड़ गया था। इसके समय में अकाल, उस समय अकाल ऐसा पड़ जाता था कि मतलब कुछ नहीं होता था खाने के लिए, या तो सूखा पड़ जाता था, बारिश भी नहीं हो रही थी और कोई माध्यम था नहीं सिंचाई करने का, तो इस तरह से अकाल पड़ जाता था। तो एक वर्ष तक कुछ खाए तक कोई भूखे बैठे रहते थे लोग बहुत दिनों तक, ऐसा अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ गया था। और देखो 1877 में इसने दिल्ली दरबार लगाया। दिल्ली, ये क्या होगा था? वो भारतीय खिंचा गए, चिढ़ गए। क्यों? 1877 में ही कर गए कि अकाल पड़ गया। अकाल का मतलब खाने तक को नहीं था, भारतीय सर जो की थे उन्हें खाने तक को नहीं था। और जो दिल्ली दरबार लगाते थे तो ब्रिटेन से महारानी को बुलाते थे या वहाँ के राजा को बुलाते थे और उनका यहाँ स्वागत करते थे, समारोह टाइप। और छोटा वाला नहीं, बहुत बड़ा, उसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, वो आई थी भारत, तो इतना बड़ा समारोह होता था कि बहुत रुपए खर्च होता था। तो भारतीयों को यह मतलब खिजा गए थे कि हमारे पास खाने तक को नहीं है, अकाल पड़ गया। और ये क्या है, दिल्ली दरबार लगाया जा रहा है जिसमें हर तरह की उन्हें सुविधा दी जाती थी, वहाँ से उनका स्वागत किया जाता था। तो 1877 में इसने दिल्ली दरबार लगाया जिसमें महारानी विक्टोरिया आई थी। कौन आई थी? महारानी विक्टोरिया। इन्हीं को हीरा भेंट किया था मैम, हीरा इन्हीं को भेंट किया था। हाँ, महारानी विक्टोरिया आई थी और महारानी को केसरे हिंद की उपाधि दी। हिंद की उपाधि दी। केसरे हिंद की उपाधि मतलब केसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, केसरे हिंद पूरा यहाँ की सबसे मेन कौन है? भारत की महारानी को ही बना दिया गया था। और देखो भारत की सम्राज्ञी, भारत की सब कुछ कौन है? महारानी विक्टोरिया। लेकिन लोगों ने क्या बना दिया था? केसरे हिंद की उपाधि दी और भारत की सम्राज्ञी घोषित किया था। भारत की सम्राज्ञी घोषित किया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? 1877 में। इसके समय दिल्ली दरबार हुआ था तो लॉर्ड लेटन के समय। वैसे इनका एक ही फेमस क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस है, किसने लागू किया है? तो लॉर्ड लेटन ने। इसे इसने भी बहुत टॉर्चर किया। इसके समय में अकाल पड़ गया। इसके बाद भी क्या है,
दरबार हो रहा है, भारतीयों को बहुत बुरा लगा, तो सोचा कि क्रांति वगैरह ना हो जाए। अगर ऐसा ही और कोई शासक वो गवर्नर आ जाता तो शायद क्रांति फिर से हुई। लेकिन इनकी बात को नाम है लॉर्ड रिपन, जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया, भारतीयों के लिए अच्छे काम किए, इसलिए क्रांति शायद बच गई होने से। आगे देखो लॉर्ड रिपन, अरे क्या लगे लॉर्ड रिपन 1880। लॉर्ड रिपन 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 लिखा था मारा और तो लाके रिटन रिटन नाम ये कैसे दिए? रिपन लॉर्ड रिपन, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन 1881 में 1881 में भारत में पहली बार नियमित जनगणना हुई। 1881 में भारत में पहली बार नियमित लगातार समय नियमित जनगणना शुरू हुई। बुझाएगा एक और नोट करके लिखो, छूट जाता नोट लिखना, नोट अंतर समझ लेना। भारत में, हाँ मैं यहाँ लिखा है, भारत में पहली बार जनगणना या पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो तुम्हें बता रहा हूं। क्वेश्चन पूछेगा भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872। क्वेश्चन से कितना आ जाए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872। किसके समय में? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लॉर्ड मेयो के समय में। मैम जेके में ज्यादा बढ़िया थे क्या? ये चाकू मार के हत्या कर दी थी। हाँ, कहाँ? अंडमान निकोबार में इनको मार दिया गया, वो भी छोड़े हमें। क्वेश्चन अभी क्या था कि भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो। भारत में पहली बार लगातार पूछे नियमित जनगणना तो लॉर्ड रिपन के समय 1881। अगर फिर से क्वेश्चन मैंने दिया है कि भारत में पहली बार जनगणना, अगर ये ऑप्शन ना है, ये ना है तो 1881। अंतर समझ में आ रहा है? बना समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन पूछे भारत की पहली जनगणना कब हुई तो आप 1872 लगाओ। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप 1881 लगाओ। अगर दोनों ऑप्शन है तो आपको देखना पड़ेगा उसमें नियमित कहाँ है, तो आप ये लगाएंगे। उससे पहली जनगणना पूछा तो ये लगाएंगे। नियमित 81 बाहर। सबसे पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय, नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय। हर 10 वर्ष में जनगणना होती है 81 से। ठीक है, अभी तक 2011 में कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना। 21 में होने वाली थी, कोविड आ गया था, इस कारण नहीं हुई अभी तक। 26 में हो गई। आगे लिखे। अब लॉर्ड रिपन के बारे में लिखे। पहला कारखाना अधिनियम आया था 81 में, 1881 में। पहला मैम पहला कारखाना अधिनियम पहला कारखाना अधिनियम है। जो कारखाना अधिनियम का मतलब है, इसमें जो फैक्ट्री वगैरह लगी उसके अधिनियम बनाएंगे, कैसे मजदूर काम करेंगे। देखो इसमें
काम करने की उम्र निर्धारित की गई और समय, काम करने की उम्र निर्धारित की गई और समय, मतलब ये कहा गया कि कितने वर्ष के लोग उस पर काम कर सकते हैं और कितना काम, कितने समय तक काम करते हैं। कितने उम्र के व्यक्ति काम कर सकते हैं, उम्र निर्धारित की गई और समय। बस इतना पूछेगा नहीं आते थे। पहला कारखाना अधिनियम किसके समय आया है? तो लॉर्ड रिपन के समय। कब आया है? 1881। देखो 1882। अब जो रिपन ने जो लिटन था उसने कौन सा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था? उसने कहा था कि देसी भाषा में समाचार पत्र नहीं छपेंगे, लेकिन रिपन ने उसे समाप्त कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कहा है जब मैं सही काम करूंगा तो कुछ भी छाप, कहा है देसी भाषा में छापो, जो मन उस भाषा में छापे, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं। देखो 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया। ये तो किसने किया? ये करना मुश्किल है यार, तो समाप्त किया वो भी याद रखो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। समाप्त किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। जैसे राजहंस नीति किसने शुरू की? लॉर्ड डलहौजी। समाप्त किसके समय हुई? लॉर्ड कैनिंग के समय की। दोनों बातें याद रखनी है आपको, कोई पूछ सकता है। ये वाला आप ध्यान रखिए, समाप्त किसने किया है? तो रिपन ने। शुरू किसने किया था? लिटन ने। देखो आगे 1882 में हंटर आयोग आया। 1882 में हंटर आयोग। 1882 में हंटर आयोग आया। क्या होता है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। किससे? प्राथमिक शिक्षा। कैसे याद रखिए प्राथमिक शिक्षा? प्राथमिक कवर 1 से 5 तक, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक कौन सी? प्राथमिक। हंटर कब पढ़ते हैं? बच्चों में पढ़ाई होती है। हंटर का मतलब डंडे का पढ़ते हैं। छोटी क्लास में तो डंडे ज्यादा पढ़ते हैं, अब कोई नहीं मारता है, लेकिन छोटी क्लास में कक्षा 1 से 5 तक बहुत हंटर पढ़ते हैं। हंटर आयोग का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, याद हो जाएगा। हंटर का संबंध किससे है? एक हंटर आयोग और बनाया गया था। कब? जब कब हुए थे? जलियांवाला बाग हुआ था। ठीक है, उसकी समीक्षा के लिए या उसकी जानकारी के लिए कितने लोग मरे हैं, तब भी हंटर आयोग का गठन किया गया था। लेकिन कुछ हंटर आयोग का संबंध शिक्षा से। अब ऑप्शन के अनुसार देखना, अगर मुझे जलियांवाला बाग की समीक्षा करने के लिए कौन सा आयोग बनाया, तब भी हंटर आयोग बनाया गया था। ठीक है, अब देखो 1883 में इल्बर्ट बिल आया। इल्बर्ट बिल ये क्या था? अभी मैं लिखूंगा। 1883 इल्बर्ट बिल आया। अभी बता रहे मैंने, ये अंग्रेजों के खिलाफ कोई मुकदमा होगा तो भारतीय जज के द्वारा भी सुना जा सकता है, या भारत में ही सुना जाए। पहले क्या था? ब्रिटेन में था। इतना ही पूछेगा। इल्बर्ट बिल किसके समय आया था? तो लॉर्ड रिपन। इसकी डेट भी नहीं पूछा, फिर मैंने लिखा दी कब आया था, इतना याद रखना। इल्बर्ट बिल कब आया है? 81 83 देखो
देखो, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। अब स्थानीय स्वशासन क्या है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। बहुत पूछा गया क्वेश्चन, जनगणना वाला ये वाला। स्थानीय प्रशासन क्या है? अरे आपने पॉलिटी पढ़ रखी है, पॉलिटी में आपको पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है? 40 भाग में है। और फिर पंचायती राज व्यवस्था, उसमें क्या है? हाँ, स्थानीय शासन है क्या? पंचायतों का गठन। सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब है जैसे कोई भी अगर योजना है, घोषणा की गई प्रधानमंत्री के द्वारा, क्या वो आप समस्या अभी सब प्रधानमंत्री को बताने जाएंगे? चलो आप बताएंगे, सब अगर एक एक करके अपनी समस्या प्रधानमंत्री को बताने जाएंगे, सुन पाएंगे नहीं? इसलिए क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। जैसे आप जाएंगे तो कभी प्रधान को बताएंगे, क्योंकि आपके बारे में प्रधान आपके गाँव से ज्यादा जानते होंगे। प्रधान है, प्रधान से क्या ब्लॉक पे हो जाएंगे, वहां समस्या बताएंगे, ऐसे बड़े बड़े अधिकारी बनाएंगे। ये क्या है? स्थानीय स्वशासन। ठीक है, इसके जनक या पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन ने ही शुरू किया था सबसे पहले। ठीक है, ये था स्थानीय स्वशासन। क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, कौन है? लॉर्ड रिपन। और कोई क्वेश्चन? इनका जो कार्यकाल था 1880 से 1884 तक ये रहे हैं। कोई भी घटना होगी 1880 से 84 तक, कौन है? लॉर्ड रिपन। कितना याद रहेगा? न्यूज़पेपर भी तो पहला छपा था। कितने समझ? 1880 में जुगल किशोर का था बंगाल में। हाँ, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं। 1880 में छपा तो था, मुझे ध्यान नहीं। आगे लिखिए। लॉर्ड डफरिन, इनके बाद कौन आए हैं? लॉर्ड डफरिन। नाम आप सुनते सुनते कहीं क्या क्या नाम आ रहे हैं? ये देखो टेलर है, आधे नाम में छुड़वा दिए, आधे नाम जो है गवर्नर से छुड़वा दिए गए, तब सिर्फ मेन में नाम छुड़वा। लॉर्ड डफरिन। इनमें भी दोनों तीन क्वेश्चन भी और होंगे। आप इतना भी पढ़ लेंगे तभी आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इन्हीं से क्वेश्चन जाता है। लॉर्ड डफरिन, इनके समय 1885 में कांग्रेस की स्थापना। बहुत बार यहाँ पर पूछा गया है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना। जो कांग्रेस पार्टी है, तभी सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। इसकी स्थापना किसके समय हुई? लॉर्ड डफरिन। किसने की थी? ने की है। अभी कांग्रेस के बारे में पूरा पढ़ाएंगे, उसमें बहुत पूछे जाते हैं। अभी हम जब गवर्नर पढ़ रहे थे, उनकी ये घटना बता दी। किसके समय में थी? लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना 1885। इनके बाद कौन से गवर्नर आए? हाँ, मेन जो है वो कौन है? लॉर्ड कर्जन है। और भी लेकिन और से क्वेश्चन नहीं। कौन है ये? लॉर्ड कर्जन। हाँ, ये भी क्वेश्चन फेमस। कोई बताओ कर्जन के बारे में? कर्जन का भी एक ही क्वेश्चन, लेकिन है फेमस। भले चाहे एक ही काम करो, लेकिन इतना फेमस हो जाए कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाए। इन्होंने बंगाल का विभाजन कराया था। इनके समय में 1905 में बंगाल विभाजन। इनके समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। इनने बंगाल का ही विभाजन कर दिया। और क्या इमारतें भी इन्होंने कुछ किया था क्या? इमारतों के ऊपर
विश्वविद्यालय अधिनियम आया। विश्वविद्यालय अधिनियम विश्वविद्यालय इससे बहुत फेमस होकर यही थी बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1905। अबे ये इसमें घुसेड़ने डेट जितनी बता दी जा रही है। पहली जनगणना 1872, नियमित जनगणना 1881, हंटर आयोग 1882 में, कांग्रेस की स्थापना 1885। ये सारी घटनाएं आपको माइंड में घुसनी थी क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में कुछ भी कल परसों में आंदोलन शुरू करूंगा। अब यहाँ आंदोलन मार्केट नहीं होगी, हिस्ट्री में आंदोलन कराऊंगी मैं, उसमें डेटे ही है। आंदोलन है काफी। मैम आज हो जाएगा तो थोड़ी बची। ये तो आज हो जाएगा लेकिन जो आंदोलन है वो स्टार्ट होंगे कल से। उसमें आंदोलन में जितनी भी डेटे वो सब याद होनी चाहिए, जैसे असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सारे भारत छोड़ो आंदोलन, वो तो लास्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था? सबसे बड़ा असहयोग तो नहीं था बड़ा, ठीक है। कांड आंदोलन। आगे देखो, लॉर्ड हार्डिंग तृतीय, लिखते रहे। ये मैम कहाँ से रखे इन्होंने नाम? पता नहीं कहाँ से। लॉर्ड हार्डिंग, उनके पंडित जी अंग्रेज है ना, उनके पंडित जी अंग्रेज थे तो पहले भी एक लॉर्ड हार्डिंग थे, उनसे तो क्वेश्चन था ही नहीं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनके समय में दिल्ली दरबार 1911 में, इनके समय में दिल्ली दरबार 1911 में, इनके समय में दिल्ली दरबार हुआ 1911 में, जिसमें ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, ये पंचम वाली कहानी तो है मैम। और और महारानी उसकी नाक कटी है। मेरी बताना, मेरी हो ना, महारानी मेरी, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आए थे। उस समय दिल्ली दरबार हुआ था कब? 1911 में। जॉर्ज पंचम महारानी मेरी आए थे। इनके स्वागत में पहली बार जनगण मनगढ़ गाया गया। इनके स्वागत में पहली बार जनगण मनगढ़ गाया गया। कभी पूछा जाए कि जनगण मनगढ़ पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान है 1911। पहले का जनगण और अलग था, इससे थोड़ा ये था लेकिन राष्ट्रीय गान के रूप में नहीं था, ठीक है। बाद राष्ट्रीय गान का दर्जा कब दिया गया? संविधान के बाद। संविधान तो पॉलिटिक्स पढ़ी हमने। जनगण मनगढ़ को राष्ट्रीय गान का दर्जा कब दिया गया? वो तो पहली बार गाया गया। संविधान तो 1946 के बाद बताएं कोई? नहीं मैं बता। जनगण मनगढ़ को राष्ट्रीय गान का दर्जा 24 जनवरी 1950 को दिया गया। जब संविधान लागू हुआ उससे 2 दिन पहले राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का दर्जा कब दिया गया था? 24 जनवरी 1950। अब इसे क्या होगा? ठीक है, पहली बार गाया गया था। इसने
बंगाल विभाजन को रद्द किया। इसने एक काम खराब करता दूसरा सही कर देता ताकि भारतीय जना सोचे कि ये है ये सब बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन को रद्द करेंगे। रद्द किया। क्योंकि जो भारतीय थे वो नाराज हो गए, बंगाल के सभी लोग शोक के रूप में मनाया गया था, बंगाल विभाजन हो गया तो ठीक है, इसीलिए इन्होंने कहा चलो दुखी है तो फिर से सही करते हैं। तो इसने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी। अभी तक अंग्रेज की राजधानी क्या थी? कलकत्ता। इसने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी। इन्हीं पे बम फेंक दिया किसने? रास बिहारी बोस ने। बम फेंका गया था लेकिन ये बच गए, बाकी बेचारे और बैठे थे, मृत्यु हुई, ये बच गए। बम इनके ऊपर फेंका गया था, ये बच गए। ये निकल गए गाड़ी से अंदर। अभी और बैठे थे बाइक वगैरह नरम तो थोड़ी है इसलिए नरम समझे लॉर्ड इरविन लॉर्ड इरविन इनके समय में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। 3 गोलमेज सम्मेलन, ये क्या थे? गोलमेज मतलब ब्रिटेन में एक सम्मेलन हुए थे, 3 हुए थे 3 बार। गोलमेज थे, उसके तरफ चारों तरफ चेयर पड़ी होती है, तो गोलमेज सम्मेलन था। लंदन में हुए थे 3। अभी आंदोलन पढ़ाऊंगी तो मेरे अलग से पढ़ाऊंगी, ठीक। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को लाला लाजपत राय की लाठी पीट के हत्या कर दी थी उसने। इनने थोड़ा की थी। हाँ। जो साइमन कमीशन आया था उसका विरोध किया गया। हाँ। उसके विरोध में जो लाठी चार्ज हो गया था तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उसमें जो ऑफिसर था कौन था? सैंडर्स। पुलिस वाले इसकी हत्या किसने की थी? लाला सैंडर्स कहते हैं, हाँ, भगत सिंह। और इन लोगों ने फिर बम फेंका था चंबली में देखिएगा तो उनकी हत्या की। सैंडर्स जो आया था साइमन कमीशन, ये उसमें सिर्फ अंग्रेज थे, सब 7 लोग थे, 7 क्या थे? अंग्रेज थे। उसमें इरविन भी शामिल था। तो भारतीयों ने विरोध किया था, सबके सब क्या है? अंग्रेज है, तो ये भारतीयों के लिए क्या करेंगे? भारतीयों के लिए क्या बनाएंगे? तो भारतीय भी शामिल होने चाहिए थे। इस बात में विरोध किया गया बहुत जोर शोर से, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उनके सिर पर लाठी पड़ गई, चोट लग गई, जिस कारण हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हुई। इस वास्ते आंदोलन और ज्यादा बढ़ गया। आंदोलन कम होने के लिए ज्यादा हो गया। स्वराज की स्थापना कितने हुई थी कि हमारा स्वराज है, हमें चाहिए। स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने की है 1929 में। अभी पढ़ाएंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस पढ़ाऊंगी तो अभी मैं सिर्फ गवर्नर पढ़ा रही, इसलिए मैंने लिखा है। आगे लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, कैसे कैसे नाम है? लॉर्ड लिनलिथगो
अगस्त प्रस्ताव के समय आया, बताओ भी पहले, अगस्त प्रस्ताव किसके समय आया, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर कौन थे, नेहरू। इनके समय में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। यह भी लेखपाल का क्वेश्चन है आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड लिथगो। लॉर्ड लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर लॉर्ड लिथगो था। हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942। 1942 ब्रेकर मिलो कब हुआ था, अगस्त 1942 में हुआ। जो अगस्त प्रस्ताव था ये उसी का, ये अंग्रेजों के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था अगस्त में। क्या कहा गया था कि भारत संविधान के लिए, भारतीय संविधान बनाने के लिए। हाँ, आंदोलन अभी पढ़ोगे जितने भी मैंने नाम बोले, ये गोलमेज सम्मेलन, एकमेव समझौता, डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ लिखे, आगे नाम लिखे, लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, जनरल गवर्नर। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अरे गवर्नर जनरल है, भारत विभाजन योजना, जो भारत को विभाजन किया गया, भारत और पाकिस्तान में, किसके समय हुआ था, माउंटबेटन के समय। भारत बांग्लादेश का कब हुआ, बांग्लादेश को अलग किया, वो तो स्वतंत्र देश बना था 1971 में। सही कह रहे हैं। अभी पहले देखो, भारत विभाजन योजना इन्हीं के समय थी। कब 1947 में, या भारत विभाजन के नाम के समय आया था माउंटबेटन 3 जून 1947, लेकिन 5 जुलाई में हुआ था। फिर है श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी, पहले भारतीय गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल। अभी तक समझे ना, अंग्रेज से जब भारत आजाद हो गया था, पहले भारतीय गवर्नर जनरल, पहले कर जानते थे, पहले पहले भारतीय गवर्नर जनरल। कितने याद हो गए? बहुत हो गया। काउंट करो, देखे तो एक मिनट दिया मैंने आपको। गवर्नर जनरल पूछूंगी, मैं बता भी दूंगी, अभी तो आपको छूट है। अभी अभी 1-2 दिन बाद मुझे सुनने को दूंगी। अब एक पॉइंट पता याद हो जाए, जिससे कहा जाएगा वो बताओ।
जनरल कर्नल और मैम हो गया पूछो कल तक नहीं होगा मैं याद कराऊंगी तब याद होगा खुद याद कराऊंगी तब याद होगा मेरे नाम बहुत अजीब है कॉपी बंद करो तो मैं याद कराती हूँ इतना टाइम वेस्ट कभी ना देखे कॉपी ना देखे ना देखो ना बंगाल के पहले का बंगाल रॉबर्ट बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक अंतर समझ में लिख लीजिए बोलिए बंगाल के सिर्फ गवर्नर मैं लिख दूं तो आराम से याद बंगाल के पहले तो बताइए पहले मुझे बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे रॉबर्ट क्लाइव अब मैं इसका मतलब समझ रहे हैं यही वाला लगा है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग्स अब भारत के गवर्नर जनरल विलियम अब लॉर्ड अपना विलियम अब यहाँ अंदर बंगाल क्या था पहले छोटा था छोटी मतलब भारत की एक इकाई तो है छोटा है तो मैं यहाँ बना दूँ अच्छा नहीं बना है लेकिन बन गया ठीक है यहाँ पर क्या था बंगाल ठीक है बंगाल वो छोटा हिस्सा तो बंगाल के गवर्नर पहले छोटे की बात हुई ना तो कौन था रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर से छोटा पद है समझा पहले छोटा पहले ना पैर रखने की जगह में फिर वहां पूरे बैठ गए तो बंगाल के गवर्नर बने रॉबर्ट क्लाइव फिर बंगाल के ही गवर्नर जनरल पद बना दिया गया वॉरेन फिर से पूरा कब्जा कर लिया भारत के गवर्नर जनरल घोषित कर दिया ठीक है अब पूरा भारत गया पूरे भारत में अब इनने बाद में पद बदल दिया कि भारत का वायसराय पद का नाम चेंज कर दिया क्या कर दिया भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय कौन है वायसराय को पद में क्या अंतर था गवर्नर जनरल के इन्होंने कह दिया जो वायसराय है वो भारत के जो राजा हैं उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे ये सब अपना काम करेंगे था वायसराय अब एक और क्वेश्चन था स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जब ये ध्यान रखा कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय कौन था लॉर्ड माउंटबेटन तो इतना भी याद रहेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी अब ये बताओ इसमें क्या कमी है एक बार फिर से माइंड में उठाना मैं फिर पूछूंगी मैंने याद की होगी पहले गवर्नर बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ठीक है ना कभी याद नहीं करने हैं बच्चे घर पे याद करो तो याद नहीं इतना तो मैं पता है क्वेश्चन तो माइंड में घुस ही जाए आप खुद से ही ना याद करना था तभी याद नहीं होगा आपने कभी अब आप पता ही नहीं पढ़ेंगे तो नहीं याद हो वरना इतना तो याद रहेगा माइंड में गूंजेंगे तो ना
शुरुआत किसके समय हुई? लॉर्ड डलहौजी के समय। कलकत्ता में। पहली जनगणना किसके समय हुई? लॉर्ड मेयो के समय। स्थानीय सुशासन के जनक रुकता नहीं। लॉर्ड रिपन। कहते भी बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया? ये क्या नाम? रॉबर्ट क्लाइव ने। ऐसे कौन से गवर्नर जनरल हैं जिनकी समाधि भारत में है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस अच्छा क्या कर द्वैध शासन के जनक को बताए थे। रॉबर्ट क्लाइव उन्हें अभी लोगों को माइंड में सबसे ज्यादा है। द्वैध शासन के जनक रॉबर्ट क्लाइव। ट्रेन कितने समय चली थी? हम तो कलकत्ता डलहौजी से कब चली थी? 1857 क्रांति किसके समय हुई? लॉर्ड कैनिंग। बंगाल विभाजन 1905 कब किसके समय? 1905 करजन। अब मैं सिर्फ नाम पूछे कांग्रेस की स्थापना 1885 किसके समय बताओ? लॉर्ड डफरिन। तो किसने की थी? एओ ह्यूम ने किया। कांग्रेस कहते कांग्रेस की स्थापना एक डफर के समय हुई। ऐसे अगर कांग्रेस की स्थापना एक डफर है डफरिन। ऐसे कुछ लॉजिक ना याद रहेगा। उन्होंने डफर नहीं बताया, ये लॉजिक बताया कैसे याद करना है ना, ऐसे ही याद होगी। आप कॉपी ले लेके पढ़ते रहो, बंद कर दो फिर बंद माइंड अपने माइंड से ही। बंगाल विभाजन के समय कौन था? करजन। रेल करीब कौन था? डलहौजी। राजा डकैती किसके समय आई थी? डलहौजी। समाप्त किसने की? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 क्रांति किसके समय हुई? तो लॉर्ड कैनिंग। द्वैध शासन किसके समय आया? रॉबर्ट क्लाइव। स्थानीय सुशासन के जनक रिपन। पहली जनगणना लॉर्ड मेयो। नेवी जनगणना तो लॉर्ड रिपन। इलवर्ट बिल किसके समय आया था? लॉर्ड रिपन। बर्नर पुलर प्रेस एक्ट तो लॉर्ड लिटल। जैसे मैंने बताया अगर ऐसे याद हो तभी याद हो। ये मेरी ट्रिक है याद करने की, वरना याद हो। अभी बैठ जाओ, अभी इतना माइंड होता वरना घुसता ही नहीं। बड़ा कठिन काम है, इन्हें माइंड में बैठा लेना। सही करेंगे हमें डेटें नहीं याद होती हैं। डेटे याद होंगी। मैंने कहा मेरी ट्रिक कभी नहीं याद। जितनी बार बगैर देखे लिखो आओ उतनी बार। अब ये तो है कि लिखने से याद तो खाली में बैठा करो। जिन मेरे माइंड में जितने चल रहा है जिस बताती मैं और गलत नहीं होगा क्योंकि देखो इतनी बार कॉपी में लिखा होगा। रफ कॉपियाँ मुझे खुद यकीन नहीं कि मैंने इतनी कॉपी कर दी 40-50 कॉपी सिर्फ उसमें GS यही सब चीज़ें बस और कुछ नहीं था। रफ पेड़ तो मैंने बहुत बनाई है, पता नहीं कितनी बार लोगों को बांटी तरह बना कोई ले गया वो देता ही नहीं है वापस दीवार को। जैसे अब बनाते ही नहीं तो पहले बना दे 200 को किताबें बनाई मन नहीं रहा। जब शुरू में वो बहुत मन लगता है, बड़ी अच्छे नोट बनाए, जब थोड़ा लास्ट में डाले वो भूल गए थे। पढ़िए कोई मांग रहे तो उसके पास थोड़ी पता ही नहीं। दोबारा से जब भी मैं कभी दोबारा पढ़ने की शुरुआत करती हूँ तो नोट दोबारा पढ़ना हमेशा। और आप जब भी कभी दोबारा पढ़ेंगे तो आपको नई चीज़ सीखने के लिए जरूर मिलेगी, या उससे थोड़ा डीप पढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ अलग सीखने को मिलेंगे। जितनी बार ऐसा नहीं एक बार हमने नोट बना हिस्ट्री के एक बार बना लिए वो वही रखिए सालों तक। इसमें आधी चीजें नहीं होती। हाँ जैसे आप शुरू में जब पढ़ेंगे कोई चीज़, जब भी आप पढ़ रहे हो नए नए फ्रेज तो आप आधी चीज़ें सीखेंगे आधी नहीं। दोबारा जब पढ़ेंगे तो और से खुद से भी याद करेंगे दोबारा नोट। दूसरी बच्चियों को लिखने में फायदा होता है याद करके कितनी कितना बताया सारे आंदोलन सब कुछ ये माइंड में अब सब कुछ तो कम नाम याद रहे। कोई नाम बोलेगा पकड़ में तो ये तो याद है हाँ ये मैंने पढ़ा इसके बारे में मुझे याद है। अभी कल ही फिर चलेगा याद सिर्फ मैं घटना का नाम और तुरंत से गवर्नर का नाम माइंड में आएगा सबके। तो मुझे हाय मुझे याद नहीं मैं मुझसे कोना पूछने गई डरना नहीं है। और ये कभी सोचा कि मुझसे ना पूछ ले, ये सोचा कर मुझसे ही पूछे। जैसे मैं आपसे पूछूंगा तो आपको मन रहेगा कि मैं मुझसे पूछूंगा मैं ही याद करूँगी। अरे मैं मुझसे पूछूँ मैं बताती है तो आगे वाले बताते रहेंगे है तो ये बताते रहे पीछे वाले। तो ऐसे नहीं बोलना खुद से पूछो खुद भी बताना। और नहीं आ रहा है देखो ये सबका मतलब नहीं आ सकता है, लेकिन जब मैं नाम बोलूँ तो अपने आप में दोहराया या कोई सामने वाला आंसर दे तो अपने मन में दोहराया तो हमारा इसका आंसर नहीं है। एक बार बोलोगे तो माइंड में बैठा है और ये माइंड को कभी बताएगा याद नहीं होगा। माइंड में हिस्ट्री कभी याद नहीं होती बेटे हम याद है ना भूल जाते माइंड कहता हाँ भूल जाते तो वो कल ही भूल जाते। एक
भी याद नहीं होते कि हाँ कहाँ से कौन सा गवर्नर आया कहाँ चला गया। ठीक है, कल ये पूरी तरह से याद रखिए। जो कल मैं पढ़ाऊंगी एक बार मैं बता रही हूँ, ठीक है, तो नोट नहीं करना। कल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करूंगी। ठीक है, अभी आप सब सुनिए, जितना ज्यादा सुनेंगे उसके माइंड में जल्दी आ जाएगा, जो ज्यादा सुनेगा ध्यान से। कोई बात नहीं, नोट भी करना जरूरी नहीं, कहीं नोट मत करो, क्योंकि दोबारा कभी जरूरत पड़ेगी तो आप उसे देख के रिवीजन कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा सुने, ध्यान से ज़्यादा, जितना ध्यान से सुनोगे उतना ही अच्छा माइंड में कैच करेंगे, लिखेंगे कल। ठीक है, अभी तो सुनेंगे आप। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसे हमने 3 भाग में पढ़ा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कहते हैं 3 भाग में पढ़ेंगे। एक जो है 1885 से 1905, दूसरा है 1905 से 1919, तीसरा है 1919 से 1917। ये कौन सा? उदारवादी। कौन सा है? उदारवादी। ये है उग्रवादी। उदारवादी के महात्मा गांधी थे और उग्रवादी में भगत सिंह थे। उग्रवादी नहीं हो, महात्मा गांधी का क्या कोई फर्क नहीं। ठीक है, इसमें कौन है? गांधी। गांधी। उदारवादी जो कहते जो नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो नेता थे ये अपनी यातनाएं या अपनी जो समस्या थी अंग्रेजों तक कैसे पत्र लिखते थे। ठीक है, उनसे विनती करते थे, याचना करते थे कि हमारी ये समस्या सुलझाई है। ठीक है, ये क्या थे? उदारवादी, उदारवादी दल के नेता। ठीक है, और कौन कहते हैं? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। उग्रवादी में जैसे बाल गंगाधर, कौन सा? लाल बाल रामचंद्र। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ये क्या थे? उग्रवादी नेता। इन्होंने कहा था कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी निकल। मतलब अगर सीधे सीधे अंग्रेज आपकी बात नहीं माने तो आप आंदोलन करो, ये जबरदस्ती बात बनवाओ। आजकल मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला। सही करें आप मांग रहे हैं कि हमें आज़ादी दे दो, कोई अच्छा जिसे फायदा हो तो आपको छोड़ देगा नहीं। आप उसको पैसे कमा के दे रहे हैं, ठीक है, वो काम करके दे रहे हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ आप चले जाओ। आप हम नहीं, मुझे छुट्टी देंगे, नहीं मैं भी छुट्टी देने लग मैं तो नहीं, आप काम करो, आज मेरा काम नहीं हो जाए। और जब आप गुस्सा हो जाओ, नाराज हो जाओ, लड़ाई करने लगो, तो मजबूरी में छुट्टी देनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। तो ये लोग क्या थे? लड़ाइयाँ की इन्होंने या क्रांति की, बम वगैरह फेंकना शुरू किया, अंग्रेजों को धमकाना शुरू किया। ये थे उग्रवादी नेता। इधर आगे गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन करे। कौन से? अहिंसा को अपनाए, मतलब हिंसा ना करे लेकिन आंदोलन करे। जैसे भूख हड़ताल कर दी, ठीक है, पूरे भूख हड़ताल में लग गए, भूख हड़ताल करके अनशन पे बैठ गए। ठीक है, इस तरह से उन्होंने गांधी जी ने अपने आंदोलन शुरू किए। जो ये 1885 की घटना मैंने बताई, 1885 घटना बताई थी मैंने, कौन सी थी? कांग्रेस की 1885 में कांग्रेस की स्थापना। हमारा कल का टॉपिक ये रहेगा, इस बार क्या स्टार्ट करेंगे? कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुई? डब्ल्यू के समय। उस समय किसने की थी? तो वो भी अंग्रेज थे। अच्छा, इन्हें की क्यों की थी? अंग्रेजों की क्या जरूरत पड़ी तो कांग्रेस की स्थापना करनी पड़ी? अपनी भलाई के लिए उन्होंने इसलिए की थी कि जो भारतीय थे वो आंदोलन कर रहे थे अलग अलग। कभी यहाँ आंदोलन कर दिया तो यहाँ दोबारा उन्हें मनाना पड़ा, या वहाँ पे आंदोलन कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? एक मंच तैयार कर दिया। उन्होंने कहा था, भारतीयों को समझाया, सबको बुलाया, बड़े नेता थे, कहा था हम आपके लिए एक संस्था या कुछ बना लो जिसका नाम कांग्रेस दादा भाई नौरोजी ने दिया। इससे आप मिलकर मीटिंग करें, ठीक है, और आपकी जो समस्या है वो अंग्रेजों तक बताएं।
की थी, लेकिन जो कांग्रेस नाम है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो जो कांग्रेस की स्थापना हुई बम्बई में हुई, कितने 72 लोग आए थे उसमें जब स्थापना हुई थी। 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था और हर वर्ष एक मीटिंग होती थी, जिसे बोलते हैं अधिवेशन। हर वर्ष में एक बार ये लोग इकट्ठे होते थे कांग्रेस के जितने सदस्य हैं और मीटिंग करते थे। जो भी समस्या है, जो भी बात है वही बात पूरी की जाती थी। तो वहाँ एक अध्यक्ष बनाया जाता था, अध्यक्ष। तो पूछा जाएगा कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अध्यक्षों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप तो सोचिए 1885 में ये स्थापना हुई और हर वर्ष इनकी मीटिंग होती थी, अधिवेशन होता था और हर वर्ष अध्यक्ष बदला जाता था। तो आप सोचिए 1947 तक कितने अध्यक्ष बदले गए हो, कितने सेशन आपको याद करने हैं। लेकिन सब याद नहीं करने हैं, मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूंगी। जैसे पहला अध्यक्ष बताया था कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कब? 1885 में। फिर पूछेगा पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो मेरे कौन से देखो, पहले मुस्लिम अध्यक्ष ट्रांसफर कर दो। कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। वो मेरे में कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी। पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल। फिर पूछेगा कांग्रेस का विभाजन कब हो गया? और कांग्रेस में भी विभाजन हो गया। कांग्रेस जो थी इसमें गरम दल और नरम दल, यानी कि उदारवादी और उग्रवादी अलग अलग हो गए। इन्हें कह दिया हमें समझ में नहीं आ रही आपकी, ये आप इस तरह से करेंगे, ये अलग हो गए। 1907 में सूरत अधिवेशन, अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। फिर ये लोग एक हो गए कब? 1916 में। कौन सा अधिवेशन हुआ था? लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में। अध्यक्ष कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। इन्होंने भी कहा था कि लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज बोला हमें पूरी तरह से अपना शासन अपने आप चला दो। अरे को उससे कह दिया हमें पूरा शासन दे दो, हम खुद चलेंगे। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। फिर क्वेश्चन दूसरा, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। एनी बेसेंट थी, वो भारतीय नहीं थी, वो आयरलैंड की थी। तो पूछा कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन। एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है गांधी जी, उन्होंने मौका नहीं दिया। बाल गंगाधर तिलक ने कभी अध्यक्षता नहीं की। उनने कभी अध्यक्षता नहीं की। ये कल आपसे मैं पढ़ाऊंगी और सब याद होगी। आज यहाँ पर सिर्फ 13 था, जैसे मैंने बताया था कि आपको इस तरह से पढ़नी है। डेटे और नाम, ये गवर्नर वाले याद नहीं करोगे, फिर मैं आगे पढ़ती चली जाऊंगी और आगे आपको ध्यान रखेंगे। पिछला तो आपने भी याद नहीं किया, कल मैंने याद करने के लिए मध्यकालीन वाला हो सकता है इतनी महीने से पढ़ रहे हो सकता है ये याद है। ये कहो कल गवर्नर जनरल पूरा रट्टा लगाना है, सब याद होना चाहिए। आज का टॉपिक बजाइए, आप लिख के दिखाएंगे गवर्नर जनरल, उनके नाम और ये घटनाएं जितने भी इनके कार्य होंगे याद कर लोगे तो आपको फायदा है। वरना मैं कल फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष पढ़ाऊंगा। 15 उनके डेटे, उनके अध्यक्ष, उसमें क्या हुआ है फिर बोला। आगे क्या ना छोड़े, अभी का अभी याद कर लें।
आज हाँ अभी। एक तो तुम्हें इसके बारे में लिख के दिखाना है और सिकंदर लोधी अभी हाँ अभी तो एक तो तुम इसके बारे में आप लिख के दिखाएंगे और अभी रहने अच्छा एक तो इसके बारे में आप एक बार लिख चुके हैं ना नहीं लिख चुके हैं हम एक और टॉपिक है ना बस सुना ना मुझे इसे और कठिन देखो हेडिंग मुगल काल की स्थापत मुगल काल की वास्तुकला में दिखाई थी कौन सी बिल्डिंग किसके कहा गई है मुगल काल की वास्तुकला जैसे एक आपको उदाहरण बता दे रही हूँ ताजमहल किसने बनवाया है शाहजहां ने। तो मुगल काल में जितनी बिल्डिंग बनी है किसने बनवाई है कहाँ पर है ये देखना है मुगल काल की वास्तुकला जैसे आपको उदाहरण एक मैंने दे दिया कि मुझे पता है सबको पता होगा ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है और आगरा में 1983 बनवाया नहीं उसके 1983 में ये कहाँ है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है ठीक है बना है देखा ना गया हाँ बना भी 43 1643 वगैरह मैम और कुछ नहीं एक ही लिखोगे और तो लिखो बोली तो मैम वही तो क्या है अरे मैंने आपको क्वेश्चन बोला है कि मुगल काल की वास्तुकला उदाहरण आपको ये बता दिया जैसे ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है ऐसी और बिल्डिंग में लिखवाई थी किसने क्या बनवाया है जैसे हुमायूं ने क्या बनवाया है अकबर ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई है शाहजहां ने क्या बनवाया है जहांगीर के समय क्या बना है ये लिखना है शेरशाह सूरी ने क्या बनवाया है जीटी रोड बनवाया है और अरे जल्दी इधर 10 बार बताइए मोती मस्जिद 50 बार बताइए तो मोती मस्जिद सजाने बनवाई खबर नहीं खबर नहीं कहाँ की बनवाई है तो इन दीवार में दिल्ली की मोती वो है आगरा की मोती मस्जिद देखो हमें क्या पता है तो हमें यही तो कंफ्यूज जाते हैं तो दिल्ली की मोती मस्जिद तो जल्दी लिखो बता दिए उल्टा कर दो, उल्टा। जंगल में जानवरों को बोलो कोई याद हो गया चीख चीख के डेली सुनते हैं मैं ये मेरा है तो बात नहीं लिख पाई तो तुम्हें मैं अब लिख रही बाहर हूँ। का देखने वाले डेली पूछते हैं एक बार कल ही गवर्नर पूछो कि इधर से तो निकल जा सकते हैं कहाँ एक लाख देखो मैं उसका है ये देखो तो कोई फायदा नहीं हमें मेरी देखनी है चल मैं तेरी का देखी अपना अपना देखे कितना आ रहा है अरे हमारे देख लो तो बुलंद दरवाजा बनवाया था भैया बताओ ये लिखो बता रहे ना बनाया था हाँ लिखो बुलंद दरवाजा किसने बनाया अपने जीती जी मकबरा बनवा लिया था हाँ जल्दी लिखो लिख लिया मैम लिख लिया औरंगजेब अरे दो लाइन को तब लिख जाएगा अकबर हो गया शाहजहां हो गया जहांगीर है औरंगजेब है बाबर हुमायूं शेरशाह सूरी दो क्वेश्चन तब भी 10 हो जाएंगे दो लिखोगे तब भी यहाँ पे बहुत सारे लोग मैं दिल्ली की मोती मस्जिद बता दो किसने बनवाई थी हम बता दें जल्दी लिखो बताएंगे बाद में फटाफट जल्दी लिखो फिर रिवीजन कराते रहो
का होगा। अरे फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया है? अकबर ने फतेहपुर सीकरी अकबर अरे ये देखो रखा है। अरे मैं मुगल काल में बाहर जाने वाली मैम पता तो सब कुछ है लेकिन पता नहीं कहाँ पर करना है जल्दी हो गया किसी का पूरा? अरे कहीं बोल रहे हैं कितने लिखे हैं? 1 2 3 अजय आपने कितना लिखा देखिए? मैम मत देखो सही नहीं लिखा है। सबसे ज्यादा किसने लिखा है? छह सात देखो चेक कर ले जहांगीर हजरत मली मैं मेरे 2 कंट्री गए आगरा की होते होते दोनों वो दिल्ली वो तो मीनार मुगल काल में क्या बात करने वाली है कुतुबुद्दीन ने बनवाई थी मतलब तुर्की था। मुगल काल में दिल्ली से पता नहीं इधर वापस मंगवा या अभी तो सब याद दौड़ना नहीं फिर सब याद हो गए कल ही पूछो तो देखो मुगल काल का मैंने बताया था लिखने के लिए। सबसे पहले आप बाबर शुरू करते हैं। बाबर ने क्या बाबरी मस्जिद आराम बाग मैम मैम साइन वाली चीज कहाँ है? और कहाँ अयोध्या की बाबरी मस्जिद यहाँ रखिए वो ये बाबरी मस्जिद दो में ठीक है ये आगरा में है। अरे बात ना करें ये अयोध्या वाली ठीक है जहाँ राम मंदिर बना था। हाँ संभल की मैं नहीं पढ़ी। हुमायूं हुमायूं ने क्या क्या बनवाया है? 3 पन्ना नगर एक ही आगे सब भी सही ठीक है। फिर है अकबर ओए बात ना करें। अब आप लोग इधर देखो अकबर ने क्या बनवाया है? मैम कुतुब मीनार आमेर का किला अजमेर का किला मोती मस्जिद अजमेर का किला अजमेर का किला इलाहाबाद का किला इलाहाबाद का किला आपका याद आ रहा है इलाहाबाद का किला अटक का किला अटक का किला हाँ मैम फतेहपुर सीकरी की स्थापना जोधा में फतेहपुर सीकरी में जोधा महल बुलंद दरवाजा जो आगरा की जामा मस्जिद किसने बनवाई है? अकबर ने बनवाई है। उसमें पंचमहल और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह अकबर ने बनवाई है। हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया है। अभी इसी में कौन सा जोधा महल एक सुल्ताना पंचमहल बनवाया है। बुलंद दरवाजा बनवाया है ये तो लिख दी मैम ठीक है। उसके बाद में शाहजहां दिल्ली का लाल किला जी मैम आगरा की मोती मस्जिद हाँ मैम दिल्ली की जामा मस्जिद ताजमहल इसने में शाहजहां ने बनवाया। फिर उसके बाद में जहांगीर के समय क्या था? नूरजहां ने बनवाया था। कौन सा? अहमद दौला का मकबरा आगरा में बनवाया। औरंगजेब ने क्या बनवाया है? बीवी का मकबरा औरंगाबाद में। बीवी का मतलब बीवी का मकबरा ठीक है। इसकी ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने दिल्ली का पुराना किला है कुन्ना मस्जिद बनवाई है दिल्ली में। और सासाराम बिहार में अपना मकबरा बनवाया है। अब ये कहाँ से निकल सकते हैं? अरे तो मुझसे भी छूट गया उसकी फोटो आपने लिखवा भी दिया मैंने तो सुना है और थोड़ा अंतर ध्यान रखिए कि अढ़ाई का मकबरा मीनार ये दिल्ली सल्तनत में है। मैंने भी मुगल काल बताया था। और मोती मस्जिद तो वही गई आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने। आपकी बात कोई स्थापत्य पूछेगा और ये नहीं आएगी